Hello everyone, myself Kavita Jain. Today we will discuss about inflammation पैथोलॉजी। इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसकी कि किस तरह से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस अकर होती हैं बॉडी में। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है वो समझते हैं पहले अपन। इन्फ्लामेशन इज़ ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, एक बेनिफिशियल प्रोसेस है बॉडी के लिए, जो कि असेंशियल है, ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। ये जो होस्ट हैं मीन्स अपनी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट से, प्लस उनकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस होने वाले हैं उनसे भी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। इस प्रोसेस में इन्फ्लामेशन में कुछ मीडिएटर्स होते हैं, मीन्स कुछ केमिकल होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लाइक एग्जांपल न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा था पहले कि WBC एक तरह से बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने का काम करती है। ये जो भी बाहर से जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इस तरह से कुछ मीडिएटर्स सेल होती हैं बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन में हेल्प करती हैं और बॉडी को होस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो जो डैमेज सेल हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन, इंजरी, कोई भी प्रोसेस हुई है तो डैमेज सेल को, नेक्रोटिक सेल को, उनको वो रिमूव करती है ताकि और ज़्यादा डैमेज या डिस्ट्रक्शन नहीं हो और वहाँ पे न्यू सेल का फॉर्म हो सके। तो उसके लिए एक तरह से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस वहाँ होना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे रिपेयरमेंट, रीसोल्यूशन हो सके और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो, नेक्रोटिक सेल या इंजरी और ज़्यादा डेवलप नहीं हो। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो वुंड जो है, जो भी घाव हुआ है, इंजरी हुई है, वो नेवर हील, मीन्स वो कभी भी नहीं हील होगा, वो परमानेंटली वहाँ पे सोर डेवलप हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्प्रेड होगा, डैमेज होगा। तो इसलिए वुंड हीलिंग के लिए, वहाँ पे रिपेयरमेंट, रीसोल्यूशन के लिए इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कुछ 5 कार्डिनल साइन हैं इन्फ्लामेशन के, जिनसे अपन समझ सकते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन क्रिएट हुआ है। इन्फ्लामेशन एक तरह से लोकल प्रोसेस होती है, लोकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है कि पर्टिकुलर जिस जगह में जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे कोई डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पर ये 5 साइन अपने को दिखेंगे। फर्स्ट वन इज़ रूबर, मीन्स रेडनेस होना, ट्यूमर, स्वेलिंग होना, केलोर, हीट प्रोड्यूस होना, डोलोर, पेन, एंड लास्ट 5th वन इज़ फंक्शियोलेसा, लॉस ऑफ फंक्शन। जिस जगह पे जहाँ पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस शुरू हुई है वहाँ का फंक्शन लॉस हो जाएगा। अब ये जो 5 कार्डिनल साइन है ये क्यों होते हैं, तो जो अपन पढ़ेंगे आगे पैथोलॉजी इन्फ्लामेशन की, तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये 5 कार्डिनल साइन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है वेस्कुलर चेंजेस में। 2 तरह के इवेंट होते हैं इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में, सेल्यूलर इवेंट होता है और वेस्कुलर इवेंट होता है। तो वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल से रिलेटेड, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो वेजोडाइलेटेशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे रेडनेस होगी और जो सर्कुलेशन फ्लो जो हो रहा है ब्लड का तेज़ी से, उसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से 2 कार्डिनल साइन का रीज़न अपने को मैकेनिज्म पता चला कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने से रूबर एंड केलोर, हीट प्रोड्यूस होने से। एंड थर्ड वन इज़ ट्यूमर, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, पारगम्यता, उसकी वजह से जो फ्लूइड कलेक्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होगा। और नर्व स्टिमुलेशन, जहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रही है वहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन की वजह से पेन फील होगा, डोलोर। एंड लास्ट वन इज़ फंक्शियोलेसा, टिश्यू जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुई हैं वहाँ पे, तो उस वजह से वहाँ का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस तरह ये मैकेनिज्म है 5 कार्डिनल साइन की। नेक्स्ट है कोजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्यों होता है, अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरह से, कि जो बॉडी में होना ज़रूरी है रिपेयरमेंट के लिए, रिसोल्यूशन के लिए।
कोजेज़ क्या हैं, इन्फ्लामेशन कब होगा, तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी बैक्टीरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस क्रिएट होगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्रोसिस हुआ है, नेक्रोसिस अभी अपनों ने पढ़ लिया है इससे पहले, सेल डेथ होना। तो नेक्रोसिस हुआ है इस्चेमिया की वजह से या किसी ट्रॉमा, फिजिकल, केमिकल, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है, वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी इंटर कर गई है, या इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये कुछ कॉजेज़ बताए हैं इन्फ्लामेशन के। नेक्स्ट है सीक्वेंस क्या होगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अगर स्टार्ट हुई है बॉडी में तो क्या सीक्वेंस रहेगी। तो इसको अपन 5R से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको अपन समझ सकते हैं इजीली। 5R, फर्स्ट R इज़ स्टैंड फॉर रिकॉग्नाइजेशन, मीन्स पहचानना, जो भी इंजरियस किस वजह से, कौन सा इंजरियस एजेंट है जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। उसके बाद है जब पहचान लिया, पता चल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वहाँ पर WBC का जाना, रिक्रूटमेंट मीन्स वहाँ पे WBC का पहुँचना उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। थर्ड R इज स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ इंजरियस एजेंट, जब वहाँ पे WBC वहाँ पे पहुँच गई, रिक्रूट हो गई, तो वो उनको रिमूव करने का वर्क करेगी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ रेगुलेशन, मीन्स कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इंजरियस एजेंट को इंगल्फ कर लिया, नष्ट कर दिया और प्रोसेस चलती जा रही है तो वो नॉर्मल टिश्यू को डैमेज नहीं हो, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेशन। एंड लास्ट वन इज़ रीसोल्यूशन, वहाँ पे रिपेयरमेंट, रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 स्टेप्स होती हैं इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट में रिकॉग्नाइजेशन होगा कि जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है, बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, जिस भी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको पहचानना। फिर वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह वहाँ पे रिक्रूट होंगे साइट ऑफ इंजरी। उसके बाद वहाँ पर ल्यूकोसाइट जो है उसको रिमूव करने का काम करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है और टर्मिनेट करना कि अब इंगल्फ कर लिया है, जो काम था WBC का वो हो गया। उसके बाद लास्ट आ जाती है टिश्यू रिपेयर। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, डेफिनेशन अगर समझे इसकी, तो एक तरह से रिस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन किसी भी डिजीज़ के प्रति, किसी इंजरी के प्रति। तो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इन्फेक्शन एंड डैमेज टिश्यू, जहाँ पे भी डैमेज टिश्यू है वहाँ पे वेस्कुलरिटी, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ जाएगा। सेकेंड है अब ये वेस्कुलराइजेशन जो बड़ा है, वेस्कुलरिटी, उसकी वजह से क्या होगा, तो दैट ब्रिंग सेल एंड मॉलिक्यूल ऑफ होस्ट डिफेंस फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट वेयर दे आर नीडेड। दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि जो सर्कुलेशन बढ़ गया फर्स्ट में, अब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है एक्चुअली वो सेंट्रल में फ़्लो करती है। जो ब्लड सेल है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो सेंटर एक्सियल मतलब बीच सेंटर में, जैसे कोई ब्लड वेसल है तो उसके बीचों बीच में फ़्लो कर, कोई भी ब्लड वेसल है उसके बीचों बीच में, बीच सेंटर में फ़्लो करती है। बट जब कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है, इंजरी हुई है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से वो वेस्कुलरिटी बढ़ने के साथ साथ जो बीच सेंटर में थी सेलुलर इवेंट में क्या होता है कि जो बीच सेंटर में थी वो पेरीफेरल, मतलब जो एंडोथेलियम होती हैं ब्लड वेसल्स की, उसकी पेरीफेरी पे आ जाएगी, वो उसके वॉल के पास आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो टू टाइप इन्फ्लामेशन इज टू टाइप, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो इनिशियल जो तुरंत हो जाए, रैपिड रिस्पॉन्स होता है उसका, और रैपिड ऑनसेट होता है सेकेंड या कुछ मिनट में, जिसके सिम्टम वगैरह या प्रॉब्लम शो हो, शॉर्ट ड्यूरेशन कम टाइम के लिए रहता है, और इसमें जो WBC वर्क करेगी वो होती है न्यूट्रोफिल। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हील होने में, रिपेयर होने में फेल हो जाता है तो फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इसको अपन बोल सकते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये रहता है, और इसमें जो WBC एसोसिएटेड होगी, जो वर्क करेगी वो है लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। और एक्यूट में थी,
एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो WBC न्यूट्रोफिल वो वर्क करेगी। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्यों होना चाहिए? तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, डिफेंस मैकेनिज्म है, तो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है इन्फ्लामेशन। ये डिस्ट्रॉय करती हैं, डाइल्यूट करती हैं जो भी इंजरियस एजेंट हैं उनको, और जो भी नेक्रोटिक जो सेल डेथ हो गई है इंजरी डैमेज की वजह से उनको रिमूव करती हैं और वहाँ पे रिपेयरमेंट या फ्रेमवर्क की तरह काम करती है ताकि टिश्यू वहाँ पे रिपेयर हो सके। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। कौन से कंपोनेंट हैं जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं? तो देयर आर 2 मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। फर्स्ट जिसमें अपन देखेंगे ब्लड वेसल्स एंड ल्यूकोसाइट, एंड सेकेंड वन इज़ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। कुछ ऐसे मीडिएटर्स होंगे, केमिकल्स होंगे जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये 2 तरह के होते हैं, सेल डिराइव्ड भी होते हैं, सेल डिराइव्ड मीडिएटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर, जो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लिए एक स्टिमुलस की तरह वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट है कौन से कंपोनेंट होते हैं कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस अकर हुई है। तो फर्स्ट वन इज़ डायलिटेशन ऑफ द वेसल्स। जहाँ पे भी इंजरी हुई है, एक इन्फ्लामेशन एक लोकल रिस्पॉन्स है कि जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वहीं पर ये शो होगी। तो वहाँ पे डायलिटेशन होगा वेसल्स का, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से डायलिटेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। और यही कोज भी था, इसी की ये भी मैकेनिज्म था जिसकी वजह से वो जो अपनों ने कार्डिनल साइन देखे थे, रेडनेस हो रही थी और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इंक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब जो पारगम्यता है वो बढ़ जाएगी। माइक्रोवेस्कुलर कोजिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइट टू लीव द सर्कुलेशन। माइक्रोवेस्कुलर मीन्स जो आर्ट्रियोल हैं, कैपिलरीज हैं, वो डायलिटेशन की वजह से वहाँ पे वो उनकी जो परमेबिलिटी है उनको बढ़ा देगा। वो प्लाज्मा प्रोटीन और जो WBC सेल वगैरह हैं उनको वहाँ से लीक करेगा, वो ब्लड वेसल से बाहर की तरफ रिमूव होगी। थर्ड वन इज एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्टिवेशन टू एलिमिनेशन द ऑफेंडिंग एजेंट। अब जो परमेबिलिटी बढ़ गई है उसकी वजह से ल्यूकोसाइट एमिग्रेट करेगी। एमिग्रेट मतलब बाहर निकल के जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है, जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है, जो पॉजिटिव एजेंट है, उसको रिमूव करना, वहाँ से एलिमिनेट करना, तो वहाँ तक जाना, उसको बोला गया है एमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब ये 3 कंपोनेंट अपनों ने पढ़े, तो अब ये किस तरह से वर्क करते हैं इन्फ्लामेशन में। तो फर्स्ट अपन देखेंगे वेस्कुलर चेंजेस, बिकॉज देयर आर 2 मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर इन्फ्लामेशन। फर्स्ट वन इज़ वेस्कुलर चेंजेस या वेस्कुलर इवेंट, एंड सेकेंड वन इज़ सेलुलर इवेंट। तो फर्स्ट देखते हैं अपन वेस्कुलर चेंजेस या वेस्कुलर इवेंट में क्या होगा। तो वेस्कुलर इवेंट में भी वापस 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सर्कुलेशन का बढ़ जाना, वेजोडाइलेटेशन या हीमोडाइनमिक चेंजेस होता है, और दूसरा परमिएबिलिटी का बढ़ना। तो वेजोडाइलेटेशन क्यों होता है? तो जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर जो भी अपनों ने डिस्कस किया था, सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड, तो वो मीडिएटर जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स जो हैं, स्मूथ मसल, उसको डायलेट कर देते हैं। डायलिटेशन की वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऑस्मैटिक प्रेशर, इस तरह से अपोजिट प्रेशर की वजह से परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से वो प्लाज्मा प्रोटीन, ल्यूकोसाइट वगैरह वो एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में आ जाएंगे, जो कि ज़रूरी भी हैं ताकि वो वहाँ जहाँ पे पॉजिटिव एजेंट हैं वहाँ पे पहुँच के वो उसको इंगल्फ कर सकें। नेक्स्ट है, अब ये जो परमेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ होती है, इसका अगर मैकेनिज्म देखें अपन तो कॉन्ट्रिक्शन होगा एंडोथेलियल सेल का,
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की वजह से उसमें गैप मिल जाएगी, तो उससे वो इजीली आउटप्योरिंग बाहर निकल पाएगी, या डायरेक्टली किसी एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से, या ट्रांससाइटोसिस मीन्स की इंट्रासेल्युलर चैनल से प्लाज्मा प्रोटीन सेल वगैरह का ट्रांसपोर्ट होना। नेक्स्ट वन इज़, अब आ जाते हैं अपन वेस्कुलर इवेंट के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सेल्युलर इवेंट। तो सेल्युलर इवेंट में कुछ प्रोसेस होगी जिनके द्वारा सेल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट तक जाएगी और उसको एलिमिनेट करेगी, बॉडी से बाहर रिमूव करेगी। फर्स्ट इसमें देखते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अब सभी को पता है कि WBC इम्यूनिटी पावर बनाए रखती है अपनी बॉडी में, इम्यूनिटी का काम करती है, एक आर्मी की तरह काम कर रही है, जो कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से वो रिमूव कर रही है। इसमें किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा, तो जो चेंजेस हो रहे हैं ब्लड फ्लो में, जो चेंजेस हुआ है, वेस्कुलर परमेबिलिटी जो इंक्रीज़ हुई है, तो वो इन्फ्लक्स करती है ल्यूकोसाइट को टिश्यू के अंदर उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, ताकि ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को इंगेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब ये जो प्रोसेस होती है ल्यूकोसाइट की ब्लड वेसल से बाहर निकलकर बैक्टीरिया या पॉजिटिव एजेंट तक पहुंचने की और इसको इंगल्फ करने की, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं जिनको अपन समझेंगे। अब नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब बॉडी में कोई भी डिजीज़ या कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तो नॉर्मली ब्लड फ्लो सेंट्रली होता है। जो भी सेल हैं वो किसी भी ब्लड वेसल में बीचों बीच सेंटर में फ्लो करती हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट उसका, जो भी RBC WBC प्लेटलेट। बट जब कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर वो सेल WBC बीच सेंटर से रिमूव होकर पेरीफेरी मीन्स उसकी वॉल के पास, एंडोथेलियल वॉल के पास आना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोला गया है मार्जिनेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है WBC की ब्लड वेसल्स से निकलकर इंगेस्ट करने तक की, उसमें फर्स्ट हो गया मार्जिनेशन की ब्लड वेसल्स से सेल्यूलर कंपोनेंट WBC का जो वेसल्स हैं उसकी मार्जिन तक आना, एंडोथेलियल की वॉल तक आना, इस प्रोसेस को बोला गया है मार्जिनेशन। सेकेंड प्रोसेस होती है रोलिंग। इसको समझते हैं। रोलिंग में क्या होता है कि जो सेल आ गई हैं WBC वॉल की तरफ, वो वॉल में आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। मीन्स इनमें वीक इंट्रैक्शन होता है, वो वहाँ पे अटैच नहीं होती है, बट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो वहाँ पे अटैच होने लग जाती है। वो आगे पढ़ेंगे अपन, थर्ड स्टेप उसको एडिशन बोलेंगे। तो वीक इंट्रैक्शन की वजह से वो वॉल में किसी भी जगह पे रुकती नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ही वो रुकेगी। वो स्टेप बाय स्टेप आगे आगे धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट करती जाती है। इसको बोला गया है रोलिंग। तो रोलिंग में एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि वो ल्यूकोसाइट जो है एडहेर होती हैं, चिपकती हैं एंडोथेलियल वॉल से। वीक इंट्रैक्शन होता है, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं होती है, तो वो एडहेर होगी और वापस से डिटेच होगी, वापस बाइंड होगी, वापस से डिटेच होगी। इस तरह से आगे वो मूवमेंट करती जाती है, एक जगह फिक्स चिपकती नहीं है। इसको बोला गया है रोलिंग। एंड थर्ड स्टेज जो होती है इसमें वो है एडेशन। बहुत सारे बार अपन दोनों को एक साथ ही समझ ले लेते हैं कि रोलिंग और एडेशन साथ में बताए गए हैं कि रोलिंग होती जाती है और एक जगह से आती है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद कि वो वहाँ पे चिपक जाती है। एडेशन बोलते हैं इसको, कि उस एंडोथेलियल वॉल पे जाके रुक जाना, चिपक जाना WBC का। तो ये जो प्रोसेस होती है एडेशन की या रोलिंग की, जो मीडिएटर्स हैं सेलेक्टिन, इंटीग्रिन वगैरह, उनकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। नॉर्मली इस तरह से वॉल के पास नहीं आती है सेल, एंडोथेलियल वॉल की पेरीफेरी पे नहीं आती है, वो बीच में सेंटर में फ्लो करती है। नेक्स्ट स्टेप होती है, अब एडेशन हो गया, चिपक गई, उसके बाद उसको वेसल्स को ब्रेक करके बाहर आना होता है। तो जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन या डाइपेडेसिस। इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल वॉल का रिट्रैक्शन होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परमेबिलिटी जो बढ़ रही थी, तो वो वेसल्स को
रिट्रैक्शन करवाती है, जिससे कि उसको जगह मिल जाएगी WBC को और वो इजीली बाहर आ जाएगी। इसको बोला गया है ट्रांस माइग्रेशन और डाईपेडेसिस। नेक्स्ट है कीमोटेक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट। तो कीमोटेक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट किसको बोला गया है कि जब सर्कुलेशन को छोड़ के, मतलब ब्लड वेसल को छोड़ के जब WBC बाहर आ गई हैं, उसका बाहर आके साइट ऑफ इंजरी तक जाना, मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया कोई पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया वायरस कोई भी पॉजिटिव एजेंट है, उस तक पहुँचना, इस प्रोसेस को बोला गया है कीमोटेक्सिस। एक तरह से इसको अपन लोकोमुलेशन भी बोल सकते हैं। केमिकल ग्रेडियंट्स, कुछ केमिकल होते हैं कीमो अट्रैक्टिव होते हैं, जो उसको अट्रैक्ट करते हैं कि उसको उस तरफ किस तरफ जाना है। तो जो डैमेज है, जहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई है, जो पॉजिटिव एजेंट हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, उनकी तरफ मूवमेंट होना, उसको बोला गया है कीमोटेक्सिस। अब ये जो कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उस तरफ जाना है, दो तरह के होते हैं, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। एक्सोजेनस बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, लिपिड, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ल्यूकोसाइट को किधर जाना है, तो उस साइड जाना है उसको। तो इस तरह से एक्सोजेनस हो गया। एंडोजेनस है साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 8, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, C5a, ल्यूकोट्रेनिन, B4। एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाती है फेगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। अब फेगोसाइट मीन्स सेल को इंगल्फ करना, निगलना, सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो एक प्रोसेस है जिसमें इंगल्फमेंट किया जाता है, पार्टिकल्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको इंगल्फ किया जाता है, उनको डाइजेस्ट किया जाता है। और ये जो इंगल्फमेंट या डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है माइक्रोब्स को डिस्ट्रक्ट करने की, ये फ्री रेडिकल ROS या NOH जनरेट होते हैं ल्यूकोसाइट और लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, उनके द्वारा ये प्रोसेस होती हैं। फेगोसाइटोसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, मीन्स कि रिकॉग्नाइज करना कि किसको इंगल्फ करना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सेल को इंगल्फ कर रहे हैं। तो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको उससे अटैच होना, उससे चिपकना पार्टिकल से ल्यूकोसाइट का। सेकंड है इंगल्फमेंट, जो भी पार्टिकल्स है जिनसे अटैच हुआ है, जिनको नष्ट करना है, उनको इंगल्फ करना, उनके आसपास कवरिंग बना लेते हैं और उसको, उस सेल को अपने आप में अंदर धकेल लेते हैं, उसके आसपास कवर कर लिया कि अब वो जो पार्टिकल्स है वो मूवेबल नहीं, वो और कहीं वहाँ से नहीं जा पाएगा, फिक्स हो गया एक तरह से। एंड लास्ट वन इज़ किलिंग और डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल। अब इंजेक्शन हो गया, सेल ने, न्यूट्रोफिल ने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया बाहर से, उसके मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस में रिकॉग्नाइजेशन या अटैचमेंट की जो प्रोसेस होती हैं, उसमें ऑप्सोनाइजेशन भी होता है कि एक तरह से उसके आसपास कवरिंग बनाना, उसमें टेस्ट के लिए कि वो उसको इजीली इंगल्फ कर सके। नेक्स्ट है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो कुछ मीडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो पहले से बॉडी में सिंथेसिस रहते हैं, और कुछ होते हैं जो इनिशियल सिंथेसिस किए जाते हैं, तुरंत जो बनते हैं। तो मीडिएटर्स क्या हैं? मीडिएटर आर द सब्सटेंस दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कुछ सब्सटेंस हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। एक्टिव मीडिएटर आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। जो एक्टिव मीडिएटर्स हैं, कोई स्टिमुलाई क्रिएट हुआ है तभी वो स्टिमुलेट या प्रोड्यूस होते हैं, किसी स्टिमुलाई की वजह से ही प्रोड्यूस होंगे मीडिएटर। Most of mediator are short lived. One mediator can stimulate the release of other mediator. एक मीडिएटर स्टिमुलेट हो गया तो वो दूसरे मीडिएटर को भी स्टिमुलेट करेगा, रिलीज़ करवाएगा। मीडिएटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स एंड प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। सेल डिराइव्ड मीडिएटर में परफॉर्म मीडिएटर्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम, न्यूली सिंथेसाइज में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रेरिन, साइटोकाइंस,
प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स हैं कॉम्प्लीमेंट, C3A, C5A, C3B, C5B9। ये जो मीडिएटर्स हैं ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अब किसका क्या रोल है, कौन से मीडिएटर का क्या वर्क है, तो जो फर्स्ट जो इवेंट था वेज़ोडाइलेटेशन, वो होता है हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। वेस्कुलर परमेबिलिटी जो होती है बढ़ती है, वो होती है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ल्यूकोटेरिन C4D4E4 की वजह से। कीमोटेक्सिस की जो प्रोसेस है, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो है TNF, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ल्यूकोटेरिन B4। फीवर जो होता है इंटरल्यूकिन 1, TNF, प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकेनिन। इस तरह से हर एक मीडिएटर का अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में। मॉर्फोलॉजिक पैटर्न देखें अगर इन्फ्लामेशन का, तो एक तरह से मॉर्फोलॉजिक पैटर्न में डायलिटेशन होना स्मॉल ब्लड वेसल्स का, आर्ट्रियोल का, कैपिलरीज का, एक्यूमुलेशन होना ल्यूकोसाइट्स का एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में। ये हॉलमार्क हैं कि जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये एक तरह से वैल्यूएबल क्लू होता है स्पेशल कि इन्फ्लामेशन है हो रहा है बॉडी में। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ आउटकम ऑफ इन्फ्लामेशन। आउटकम क्या होगा, तो कंप्लीट रीसोल्यूशन हो जाएगा, पूरी तरह से रिपेयरमेंट हो जाएगा, हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट, स्कारिंग और फाइब्रोसिस, प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। या तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन ठीक नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आज अपनों ने पढ़ा पैथोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन, किस तरह से बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती हैं। लास्टली मैं एक बार और आपको समरी वापस से इसको समझाना चाहूँगी। तो इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो बॉडी में बहुत ज़रूरी है, बेनिफिशियल भी हैं और बहुत सी बार इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसमें जो मेन इवेंट होती हैं इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में, वो 2 मेन इवेंट होती हैं। इसकी पैथोलॉजी अगर देखें तो फर्स्ट वन इज़ वेस्कुलर इवेंट, जिसमें वेस्कुलर चेंजेस होते हैं। सेकेंड वन इज़ सेल्यूलर इवेंट, जिसमें WBC ब्लड वेसल्स से बाहर आकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जाती है ताकि उसको इंगल्फ करके बाहर बॉडी से बाहर उसको एलिमिनेट कर सके। थैंक यू।